फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है हमारे पास। आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानो कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने ये वाला नाम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में सुन लिया होगा, डेट और इक्विटी। डेट वो होता है कि जो हम किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, और इक्विटी वो होती है जो हमारा खुद का पैसा होता है। तो बस कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना हमारे पास डेट होना चाहिए और कितना हमारे पास खुद का पैसा होना चाहिए, यानी कि डेट और इक्विटी जो है उसका कितना कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। बस वही है कैपिटल स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन द ओनर्स एंड बोरोड फंड। मैंने आपको बताया कि जो इक्विटी है उसको हम ओनर फंड कहते हैं और जो बोरोड फंड है वो हम किसको कहते हैं, डेट को कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब कैपिटल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। अब जो है कैपिटल स्ट्रक्चर हम कहेंगे किसको, डेट और इक्विटी के मिक्सचर को, ठीक है, कि कितना पैसा डेट का, कितना पैसा इक्विटी का। इक्विटी के बदले में हमें क्या पे करना पड़ता है। इक्विटी हमारे जो है शेयर्स वगैरह होते हैं, तो शेयर्स के बदले में हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड फॉर्म में पे करते हैं। और जो हमारे पास डेट होता है, डेट के बदले में हम क्या पे करते हैं, डिबेंचर्स वगैरह जो होते हैं उसके बदले में हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। तो याद रखना, जो इक्विटी है उसके बदले में हम डिविडेंड की पेमेंट करते हैं और डेट के बदले में हम क्या पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। अब आगे अगर मैं बताऊं, डिविडेंड तो आप तब पे करोगे अगर आपके पास आपकी कंपनी में प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो कर दिया, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप मत पे करो उसको, ठीक है। लेकिन जो आपको डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है वो आपको हर केस में देना पड़ता है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं, आपको देना ही देना पड़ेगा। तो ये तो है इसका मीनिंग। ओनर फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाती है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वो होती है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अब आगे बोरोड फंड में क्या क्या आ जाता है, डिबेंचर्स, किसी से लोन लिया, पब्लिक से लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये सब आता है। इसके बाद है डेट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में अब उसका कॉस्ट का बताना है और रिस्क का बताना है। हाँ भी, इसमें कॉस्ट किसकी ज्यादा होती है, रिस्क किसमें ज्यादा है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, अब जो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा आती है। अब ऐसा क्यों, अभी तो मैंने ये बताया कि हाँ भी इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट हर हालत में करनी पड़ती है। डेट के केस में तो डेट में ज्यादा आनी चाहिए, इक्विटी में कॉस्ट ज्यादा आती है। इक्विटी में इसलिए आती है क्योंकि देखो डेट वालों को तो हमने पेमेंट करनी ही है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे पास पैसे आए तो हम सबसे पहले किसकी पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट तो हमने करनी ही करनी है। लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको हम सबसे लास्ट में पेमेंट करते हैं। वो कितना रिस्क उठाते हैं, उनको ये लगता है कि अगर पैसे ना हुए तो हमें तो लास्ट तक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उनकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, डेट के कंपैरिजन में। डेट वालों को तो जितना इनका इंटरेस्ट की पेमेंट इनको करनी है उतनी ही करते हैं ये, लेकिन हमारी इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा आती है। इसी वजह से ज्यादा आती है क्योंकि इनको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर प्रॉफिट ना हो तो इनको कुछ मिलता भी नहीं है। इसके बाद डेट कैपिटल जो है, अब ये कॉस्ट का तो ये हो गया, किसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, इक्विटी की। अब बात आती है रिस्क की, किसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, डेट कैपिटल ज्यादा रिस्की है। डेट कैपिटल ज्यादा रिस्की क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे हमारे बिजनेस में लॉस हो, हमें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इक्विटी वाले केस में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हम ये मानते हैं इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होती है लेकिन उतना रिस्की नहीं होता इक्विटी, क्योंकि है तो दे दिया डिविडेंड, अगर नहीं है तो नहीं भी दिया। इसके बाद होता है डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बताना है कि इसमें सिमिलैरिटीज कौन कौन सी है, डिससिमिलैरिटीज कौन कौन सी है। अब सिमिलैरिटीज की बात करें, अब देखो फिक्स रेट से हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है डेट के केस में, हाँ जी। अब फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड की पेमेंट भी करनी पड़ती है। अब जो है डिविडेंड की पेमेंट जो फिक्स होती है प्रेफरेंस शेयर के केस में, लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब हमने सिमिलरिटी तो प्रेफरेंस शेयर और डेट कैपिटल के बीच में बता रही है। इसमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देंगे डेट कैपिटल में और प्रेफरेंस वालों में फिक्स रेट से हम क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों ही किससे चीपर मानी जाती है, किससे सस्ती मानी जाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल से। मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट जो है ज्यादा आती है, लेकिन ये दोनों सोर्सेज जो है इक्विटी वाले से सस्ते हैं। कौन कौन से, डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिससिमिलरिटीज क्या क्या है, अब डिससिमिलरिटीज इसमें ये है, देखो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट तो डेट के केस में करनी है, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा हो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसमें ऐसा नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स में कि हमें डिविडेंड की पेमेंट करनी ही करनी है, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है हम तो भी पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा उसमें नहीं होता। तो ये इसमें एक अलग बात है। अब आगे क्या है, अभी आपको पता चलेगा कि डेट में हमें टैक्स एडवांटेज मिलता है, ठीक है। हमें क्या मिलता है, टैक्स एडवांटेज मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस के केस में हमें कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता, टैक्स में हमें कोई भी छूट नहीं मिलती। लेकिन डेट के केस
ये भी आपको आगे पता चलेगा किस तरीके से छूट मिलेगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिवरेज क्या है और फाइनेंशियल रिस्क क्या है। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो हमें हर हालत में पे करने ही है। हर महीने का हमारा कुछ खर्चा ऐसा है, एक फिक्स ऑब्लिगेशन है कि हमें उसको पूरा करना ही करना है। जैसे अगर आपको जो है, अगर आप डेट लेते हो, अगर आप किसी से लोन लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी है। अगर जो है आपने इंश्योरेंस करा रखा है, आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी ही करनी है। तो कुछ ऐसा फिक्स खर्चा हो जाता है, तो उसको तो बोलते हैं हम फाइनेंशियल रिस्क, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जिसको बोलते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है, अब आपके पास दो सोर्सेज होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्या क्या, एक डेट और दूसरा क्या है, इक्विटी। तो बस इसमें ये बताया गया है कि इक्विटी के साथ हमें डेट का कितना प्रोपोर्शन यूज करना चाहिए। ठीक है, कि हम इक्विटी, अपना पैसा तो लगाएंगे, इक्विटी यानी अपना पैसा, अपने पैसे के साथ हम कितनी अमाउंट में डेट का पैसा यूज करेंगे, तो वो क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज। द इंक्लूजन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल। अब फिक्स कॉस्ट कैपिटल तो उसमें आएगी, फिक्स कॉस्ट कैपिटल कैसे आएगी, क्योंकि इसमें हमें क्या पे करना पड़ेगा, हमें इसमें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या है, एक फिक्स कॉस्ट कैपिटल है। तो द इंक्लूजन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल along with equity share capital in the capital structure is called a financial leverage। तो बस इसमें ये बताया कि इक्विटी शेयर के साथ साथ हमें डेट का कितना प्रोपोर्शन यूज करना चाहिए, वो क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल लीवरेज। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कैपिटल का मतलब क्या है, क्योंकि अगर हम डेट लेंगे तो डेट के ऊपर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये हो गया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा में आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है। अब जैसे आपने फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ा, वैसा वैसा ही है ये। अब इसमें इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस टू रेज फिक्स कॉस्ट कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल मैंने अभी आपको बताया कि बोरोड फंड होते हैं, बोरोड फंड लाइक अ डेट कैपिटल। ठीक है, डेट का मतलब क्या है, जैसे आपने डिबेंचर से, ठीक है, या फिर कहीं से लोन लिया है, ये सब। तो आपने क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ आपने उसका मिक्सर बनाना है। किसका मिक्सचर बनाओगे, आप बनाओगे डेट कैपिटल का। अब आपने ऐसा मिक्सचर क्यों बनाना है, इसलिए बनाओगे ताकि जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा हो, ताकि जो उनको रेट ऑफ रिटर्न मिले वो ज्यादा मिले। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है इसका यूज करते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ आप डेट कैपिटल का यूज करते हो। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस टू रेज फिक्स कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें डेट के ऊपर हमें हर हालत में इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। टू रेज फिक्स कॉस्ट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एज टू इंक्रीज द, यहां से बात याद रखनी है, एज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू वैसे बढ़ती है कि आपको जो है, अगर आप इसमें डेट का यूज करते हो तो आपको टैक्स का एडवांटेज मिलता है, लेकिन अगर आप सारा पैसा इक्विटी से लगाते हो तो आपको टैक्स का एडवांटेज नहीं मिलता। ठीक है, तो बस अभी आपको एक एग्जांपल से इसमें समझ में आ जाएगा कि टैक्स का एडवांटेज कैसे मिलता है। ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस इसमें बताया गया है। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसका एनालिसिस करते हैं। अब हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज दे रखी है, दो कंपनीज का हमारे पास डेटा है, एक एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है। अब जो हमारी दोनों ही कंपनीज है वो 10-10 लाख रुपए कहीं से इकट्ठा कर रही है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इक्विटी से लेगी या वो सारा पैसा अपना डेट से लेगी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर वो बात करें, एक्स कंपनी ने तो अपना सारा का सारा 10 लाख रुपए ले लेना, 10 लाख के 10 लाख उसने किससे ले लिया है, सिर्फ उसने इक्विटी शेयर कैपिटल से लिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की है। तो 10 लाख का अगर हम 10 रुपए से डिवाइड करें तो कितने हमारे इक्विटी शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, एक्स कंपनी के 1 लाख। 10 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया, 1 लाख जो हमारे शेयर्स आ गए। और अब देखो 10 लाख वाई कंपनी ने भी जुटाने हैं, लेकिन वाई कंपनी के पास उसने डेट का भी यूज किया, उसने इक्विटी का भी यूज किया है। उसने इक्विटी का यूज कितना किया है, 4 लाख का। अगर 10 लाख में से 4 लाख उसने इसके यूज कर लिए तो उसके पास जो है बाकी का वो पैसा कहाँ से अपना अरेंज करेगी, वो करेगी अपना डेट से। ठीक है, इक्विटी का कितना पैसा लगाया उसने, 4 लाख। अब 10 लाख लेने थे टोटल, तो 10 लाख में से 4 लाख अगर उसने इक्विटी के लिए, बाकी किससे अरेंज करेंगे, वो हमारे डिबेंचर से। ठीक है, तो 6 लाख रुपए उसके वहां से अरेंज हो गए। तो इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं वाई कंपनी के, 4 लाख को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 40,000 शेयर आ जाएंगे। अभी आपको इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, आपका क्वेश्चन है यहाँ तक। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों ही कंपनी का 2 लाख रुपए है। टैक्स रेट आपको गिवन है 30%, और जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है डेट के ऊपर वो कितना है, 10% है। इतना आपको क्वेश्चन दिया होगा। इतने क्वेश्चन देने के बाद आपने सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ही निकालने। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10 लाख को 10 रुपए से डिवाइड करोगे 1 लाख आ जाएगा।
4 लाख को 10 रुपए से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल लिए। इसके बाद क्वेश्चन कहां से शुरू होता है? पर्टिकुलर्स, एक्स कंपनी, वाई कंपनी। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होगा ईबीआईटी से। ईबीआईटी का मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितनी कितनी अर्निंग है इसकी? एक्स कंपनी की भी 2 लाख रुपए अर्निंग है, वाई कंपनी की भी 2 लाख रुपए अर्निंग है। अब ईबीआईटी में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सबसे पहले तो हम जो है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट किस में माइनस होगा? अब देखो, अगर सारा का सारा पैसा हमने इक्विटी से ले रखा हो, इक्विटी के ऊपर क्या हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है? उसके ऊपर तो हमें इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ब्लैंक जाएगा। इसके बाद आ जाओ इस पे वाई कंपनी। वाई कंपनी ने क्या डेट से पैसा ले रखा है? हाँ ले रखा है, क्योंकि डिबेंचर्स हमारे किस में आते हैं? हमारे डिबेंचर्स जो है बोरोड फंड में आते हैं, डेट में आते हैं, तो हमें इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। कितनी इंटरेस्ट की पेमेंट है? 10% की रेट से है, तो यहाँ पे 10% की रेट से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60,000। अब इसका पैसा था कितना? डेट वाला पैसा इसका कितना था? 6 लाख रुपए था। 6 लाख रुपए के ऊपर 10 रुपए के अकॉर्डिंगली इसका कितना बैठा है यहाँ पे? 60,000। ठीक है, तो 60,000 जो है हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट, इसमें से हमने क्या करनी है? माइनस। अब आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स जो है हमारे पास कितना आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस करना था ना हमने इंटरेस्ट, तो यहाँ पे तो 2 लाख में से कुछ भी नहीं माइनस हुआ, यहाँ पे तो 2 लाख का 2 लाख ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ से 2 लाख में से 60,000 तो हमें माइनस करने पड़ेंगे ना इंटरेस्ट के नेम के, तो कितना रह गया हमारे पास? 1,40,000 हमारे पास रह गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे इतना आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, तो 2 लाख और वहां पे 1,40,000। चलो अब हमें आगे इसमें से क्या माइनस करना है? टैक्स भी माइनस करना है। ठीक है, लाइन वाइज चलेंगे। सबसे पहले हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, सबसे पहले हम आय को रिमूव करना है, तो इंटरेस्ट को माइनस कर दो, क्या रह जाएगा हमारे पास? अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हमने कितना किसको माइनस करना है? टैक्स को माइनस करना है। टैक्स कितने परसेंट की रेट से? टैक्स है हमारा 30% की रेट से। 30% की रेट से हमने टैक्स माइनस करना है, तो ये वाली अमाउंट होती है ना अर्निंग बिफोर टैक्स, तो यहां से हमने टैक्स माइनस करना है। 2 लाख का 30% कितना आ जाएगा? 60,000, और यहाँ पे 1,40,000 का 30% अगर हम करेंगे तो वो कितना आएगा? 42,000। 2 लाख का 30% 60,000 आ गया। 1,40,000 का 30% कितना आएगा हमारे पास? 42,000। यहीं से देखो टैक्स का एडवांटेज मिला है नहीं मिला? यहाँ पे तो हमें टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है? 60,000, और यहाँ पे हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ रही है? 42,000। ये किसका एडवांटेज है? ये एडवांटेज है, हमें टैक्स का एडवांटेज यहाँ पे मिला। किसकी वजह से मिला है? ये हमें मिला है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को माइनस कर दिया था। इंटरेस्ट हम उसी पे से माइनस करते हैं जो हमारा फिक्स्ड नेचर का जो खर्चा होता है, जो हमने एज अ लोन वगैरह लिया होता है। तो 60,000 42,000 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। माइनस किया 2 लाख में से 60,000, 1,40,000, 1,40,000 में से 42,000 को माइनस किया 98,000। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कि हमने सबसे पहले नंबर पे निकाले थे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे हमारे पास एक्स कंपनी के 1 लाख और वाई कंपनी के 40,000। दोबारा बता देती हूँ कैसे आया ये 1 लाख। 10 लाख हमारी कैपिटल है, शेयर कैपिटल। 10 लाख को 10 से डिवाइड कर दो, 1 लाख आ गया। 4 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया, 40,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो लास्ट में होता है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है? 1,40,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 1.40। और यहाँ पे जो है हमने आपस में इसको डिवाइड किया, ईएटी को किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। 98,000 को 40,000 से डिवाइड किया, कितना आया? 2.45। इतनी हमारे पास अमाउंट आई है। तो अब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा किसमें हुआ है? जहां पे हमने दोनों ही स्ट्रक्चर का यूज किया है, यानी कि डेट का भी यूज किया है और हमने जो है इक्विटी का भी यूज किया है। यहाँ पे सिर्फ हमने एक्स कंपनी में इक्विटी का यूज किया है, तो यहाँ पे उनको कितनी रिटर्न मिल रही है? 1.40, लेकिन यहाँ पे हर एक को कितनी रिटर्न मिल रही है? 2.45। ठीक है, तो ये किस वजह से है? क्योंकि हमने डेट का भी यूज इसमें किया है। आप इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो, आपको जो है आरओआई आप इसमें निकाल सकते हो। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ईबीआईटी हमारी कितनी थी? 2 लाख डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितनी करी थी? टोटल इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास 10 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितने परसेंट आ जाएगा? 20%। यानी कि हमें कितनी रिटर्न्स मिल रही है? 20%। लेकिन हमें पे कितना करना पड़ रहा है? हमने जो है उसमें इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी करी है? हमने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है 10%, तो हमारी क्या है? ये ज्यादा है ना। तो इस तरीके से हमने ये जो यूज किया है
इक्विटी के साथ डेट का प्रपोर्शन ये बिल्कुल सही रहता है। लेकिन ज्यादा अमाउंट में भी हमें डेट का यूज नहीं करना चाहिए। एक सही से हमने एक अरेंजमेंट करके चलना है कि ना ज्यादा डेट का यूज करो ना ज्यादा इक्विटी का यूज करो, इतना यूज करो कि जिससे कि हमें फायदा हो। तो यहाँ तक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके डिटर्मिनेंट्स या उसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं क्या कौन कौन से फैक्टर हमें जो है अफेक्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन, डेट और इक्विटी का। तो अब इसमें क्या फैक्टर है, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब ये होता है कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, अच्छी है या बुरी है, हमारे पास रेगुलर बेसिस पे कैश आ भी रहे हैं नहीं आ रहे। अब आपको पता है कि जो डेट कैपिटल होती है उसके अंदर तो आपको हर हालत में इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट है चाहे आपके बिजनेस में लॉस है। तो अगर आपके बिजनेस में अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है, अच्छे से कैश आ रही है, तो आप डेट का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बिजनेस में अच्छी कैश फ्लो नहीं है तो आप इक्विटी पे जाओ। तो पहला हो गया। इसके बाद है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में आपको फॉर्मूला याद करना है, वो क्या है, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। अब देखो इसमें ये बताया जाता है कि हमारी अर्निंग कितनी ज्यादा है, कि अगर हम किसी डेट वगैरह का यूज करें तो डेट के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना। तो इंटरेस्ट के कंपैरिजन में हमारी अर्निंग्स कितने टाइम्स ज्यादा है, ये टाइम्स में निकाली जाती है। देखो हमारी अर्निंग है 10 लाख, ठीक है, और उसके बदले में हमें कितना वो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ रही है, 2 लाख। तो हमारी अर्निंग्स कितने टाइम ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। 10 लाख को अगर हम जो है 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम ज्यादा है, 5 टाइम्स। तो बस इंटरेस्ट कवरेज रेशो का यही फॉर्मूला होता है। इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, आरओआई। इसका फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि अभी अभी हमने उसके ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस में भी किया था। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि आपकी जो हायर जो है, जो भी आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो उसकी रेट है वो क्या आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, हायर रेट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। किसके कंपैरिजन में, कॉस्ट ऑफ डेट। तो देखो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है, अब सपोज करो वो कितनी है, 10%, लेकिन आपने जो कहीं पे इन्वेस्ट किया है, जो आपके पास अर्निंग्स आ रही है वो कितनी आ रही है, आपके पास 20%। तो इस तरीके से आपकी जो अर्निंग्स है वो ज्यादा होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, डेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं से सस्ता जो डेट मिल रहा है सस्ते रेट पे, तो आप डेट का ज्यादा यूज कर सकते हो, अदरवाइज इक्विटी पे जाओ। नेक्स्ट है टैक्स रेट। अब देखो टैक्स रेट अगर ज्यादा है, तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आपको इक्विटी पे नहीं जाना चाहिए, आपको डेट पे जाना चाहिए। आपको डेट पे इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आपको टैक्स का एडवांटेज मिलता है, टैक्स उस पे डेट का अगर आप यूज करते हो। अभी हमने किया भी था एक्स कंपनी और वाई कंपनी के बीच में हमने किया था एनालिसिस, तो उसमें एक्स कंपनी ने तो सारा का सारा इक्विटी का यूज किया था, लेकिन डेट उसका यूज जो है किसने किया था, वाई कंपनी ने किया था। तो उसको लास्ट में जाके टैक्स का एडवांटेज मिला था ना, उसको कम पे करना पड़ रहा था। तो अगर ज्यादा टैक्स रेट है तो आपको डेट का ही यूज करना चाहिए। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आप ज्यादा अमाउंट में ना डेट का यूज करोगे तो इक्विटी वाले ना अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे, वो कहेंगे कि हम इतना रिस्क क्यों ले, हमारी अर्निंग्स क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो वो अपनी कॉस्ट जो है वो बढ़ा देंगे। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा अगर आप सोचोगे कि हमें डेट का यूज करना चाहिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो आपको कॉम्बिनेशन बना के यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट वो होती है जो आप शुरू में खर्चा करते हो। शुरू में जो आप खर्चा करते हो जैसे प्रिंटिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, तो आपका इक्विटी में पैसा ज्यादा खर्च होता है, लेकिन इतना डेट में पैसा खर्च नहीं होता। तो आपको डेट पे जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम आती है। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क किसमें सबसे ज्यादा होता है, डेट में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। डेट में इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि उसके अंदर हमें हर हालत में क्या पे करना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, वो हमारी एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल में अगर आप ये देखते हो कि आपको डेट का यूज करना चाहिए या आपको इक्विटी का यूज करना चाहिए। देखो अगर आप डेट का यूज करोगे तो डेट का यूज करने से तो आपके जो है क्रेडिटर्स ही बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स आपके मामलों में दखल अंदाजी करते नहीं है। लेकिन अगर आपने इक्विटी का यूज किया है, इक्विटी वाले जो है आपके ऑनर्स बनते हैं, तो जितने ज्यादा ऑनर्स वो हर बात में अपनी दखल अंदाजी करेंगे वहां पे। तो आप अगर ये चाहते हो कि यहाँ पे मुझे किसी और की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, किसी और के इंटरफेरेंस मेरे को नहीं चाहिए, तो आप कभी भी इक्विटी पे नहीं जाओगे, तो आप किसका यूज करोगे, डेट का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको ये है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई ऑनर बने चाहे कोई कुछ करे, तो आप इक्विटी का भी ऑप्शन जो आपके पास बेस्ट है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है कि आपको कुछ रूल्स
कुछ जो है रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको डेट और इक्विटी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्टॉक मार्केट कंडीशन में आपके पास तो देखो, स्टॉक मार्केट कंडीशन में क्या है, एक बुलिश फेस और एक है बेयरिश फेस। बुलिश फेस में आपका जो है इक्विटी, आप इक्विटी पे जाओगे। क्यों आप इक्विटी पे जाना पसंद करोगे? क्योंकि इक्विटी में आपको पता है कि हमें हर हालत में हमें क्या मिलना है, अच्छा डिविडेंड मिलना है, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे। बुलिश टाइम पीरियड तो अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको जो है ऐसे टाइम पीरियड में पैसों की जरूरत है जब मार्केट में पूरी बेयरिश मार्केट हो, ठीक है, पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो, तो लोग आपको जो है इक्विटी जो प्रेफर नहीं करेंगे, वो क्या चीज प्रेफर करेंगे? डेट। क्योंकि डेट पे आपको हर हालत में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो बुलिश फेज में याद रखा करो इक्विटी, बियरिश में डेट। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अदर कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं। इसके बाद आता है डेट सर्विस कवरेज रेशो, कि हमारी कितनी जो है कैश पेमेंट हमें कितनी करनी पड़ रही है, कितने हमारे पास इनफ्लोज आ रहे हैं, क्या हम अपनी डेट की पेमेंट इजिली कर भी सकते हैं या नहीं, तो आप ये सब एनालाइज करते हो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपको सारा कुछ ये थोड़ी है कि डेट से ही आपको यूज करना है, आपको जो है कुछ पोर्शन आप इक्विटी का भी यूज कर सकते हो। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जितना चाहे आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सको, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।